नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए हफ्ते के नए कलेवर और नए तेवर के साथ। नया सवेरा के बेहद ही खास अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होने वाली है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर, जिसमें बात होगी केंद्र सरकार के 11 साल के सफर की। आज मोदी सरकार 3.0 की पहली वर्षगांठ है और 2024 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी 3.0 के तौर पर प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। और प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 11 साल पूरे हो चुके हैं, यानी कि बीजेपी अपने 11 साल के सफर को पूरा कर चुकी है। क्या विशेषताएं रही हैं, कौन सी वो जन कल्याणकारी योजनाएं रही हैं और ये विकास का सफर किस तरीके से आगे बढ़ा है, आपको इस 1 घंटे में दिखाएंगे। साथ ही साथ बात होगी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, मौसम के हाल की, बताएंगे आपको अखबारों की सुर्खियां भी। चलिए शुरू कर लेते हैं नया सवेरा सुबह की सुर्खियों के साथ। मोदी 3.0 की आज पहली वर्षगांठ। वर्ष 2024 में आज ही के दिन ली थी शपथ। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे किए 11 साल। आज एनडीए सरकार की उपलब्धियां बताएंगे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। अमेरिका में ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी पर बवाल। लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड से प्रदर्शनकारियों की झड़प। डेमोक्रेट्स ने कहा तनाव बढ़ा रहे हैं ट्रंप। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी। अगले 3 दिन के लिए लू का अलर्ट। वहीं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई इलाकों में आज तेज बारिश के आसार। और लगातार दूसरी बार लाल बजरी के बादशाह बने स्पेन के कार्लोस अल्कराज। विश्व नंबर 2 यानिक सिनर की हार। फ्रेंच ओपन के इतिहास में चला सबसे लंबा फाइनल मुकाबला। और इन टॉप सुर्खियों के बाद अब बात सेवा सुशासन के 11 सालों की। नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देखते हैं उससे जुड़ी कुछ खबरें। सेवा सुशासन के 11 साल, मोदी 3.0 की आज है पहली वर्षगांठ। वर्ष 2024 याद है आपको? आज ही का वो दिन था, यानी कि 9 जून 2024। आज ही के दिन बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार शपथ ली थी और इस तरह आज उनके प्रधानमंत्री के रूप में 11 साल पूरे हो रहे हैं। पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में विकास के कई नए आयाम गढ़े गए हैं और कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री के रूप में 11 साल पूरे हो रहे हैं आज। 3 बार वो शपथ ले चुके हैं और आज ही का वो दिन था जब मोदी 3.0 के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन शपथ ली थी। और इसी के साथ आज केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार के 11 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। इस बेहद खास मौके पर आज बीजेपी मोदी सरकार की उपलब्धियों और लेखा जोखा जनता के सामने रखने वाली है। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस दौरान विकसित भारत के भविष्य के लक्ष्यों के साथ केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने पेश करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्री पूरे देश में अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता के सामने मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देंगे। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक, क्योंकि आज ही का वो दिन है जब 11 साल पहले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर 2014 में शपथ ली थी और उसको हो गए हैं 11 साल। आज ही के दिन पिछले साल मोदी 3.0 के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। ऐसे में मोदी सरकार, बीजेपी शासित सरकार 3 साल पूरे कर चुकी है, तीन कार्यकाल पूरे कर चुकी है, 11 साल पूरे हो गए हैं। और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज बीजेपी सरकार के 11 साल पूरे हो रहे हैं और लेखा जोखा जो रहा है उपलब्धियों का, क्या किया है, वो बड़े फैसले लिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने, वो और साथ ही साथ कौन सी वो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो जनता के सामने पेश की गई हैं उसको सामने रखेगी। तो आपको बता दें कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आज 1 साल पूरा हो चुका है और बतौर प्रधानमंत्री के रूप में 11 साल पूरे हो चुके हैं। तो ये सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के ये 11 साल पूरे हो चुके हैं। और इस सेवा सुशासन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किन किन बड़ी योजनाओं के फैसले लिए गए, घोषणाएं की गई, कौन सी वो जन कल्याणकारी और जनहित की वो योजनाएं थी जो जनता के सामने पेश की गई। और आज वो 140 करोड़ देशवासी वो उन योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। तो वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कई बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन समाज के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को बुनियादी सुविधाओं के लिए जो अभियान चलाए गए हैं वो ऐतिहासिक रहे हैं। आइए नजर डाल लेते हैं इन ग्राफिक्स के जरिए कि ये 11 सालों में वो कौन से 11 ऐतिहासिक फैसले लिए गए। सबसे पहली बात करेंगे उज्ज्वला योजना की। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे तो आकांक्षाएं देश में बहुत थी, लेकिन गति और विकास किस तरीके से आगे बढ़े इस पर जोर दिया जा रहा था। प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्का मकान देने का वायदा किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, तो वो सफर संकल्प से सिद्धि तक का तय हुआ है। और पीएम आवास योजना अपने आप में एक महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन यही था कि कैसे गरीब लोगों को सुविधाएं मिल सके। इसके साथ साथ तीसरी बड़ी योजना की भी बात कर लेते हैं, वो रही जनधन योजना, यानी कि कैसे उन वंचितों को बैंकिंग सुविधा के साथ जोड़ा जा सके। और अब तक इन 11 सालों में जिस तरीके से जनधन योजना कई आयाम तय करके आई है, उसमें 55 करोड़ लोगों को जीरो बैलेंस पर अब बचत खाता जो है वो खोला जाता है और साथ ही साथ बैंकिंग व्यवस्था से जो बाहर थे उनको जोड़ा गया है। देश का हर नागरिक, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, बैंकिंग सिस्टम से जुड़ पाए, इसके लिए केंद्र सरकार ने साल 2014 में ये बेहद ही खास योजना की तैयारी की थी और अब ये 11 साल पूरे कर चुकी है। पीएम मुद्रा योजना एक बेहद ही महत्वपूर्ण योजना इस तरीके से कि कैसे इस देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए और आत्मनिर्भर के तौर पर जिस पायदान में अब हम पहुंचे, जहां 11वें पायदान में थे हम आर्थिक अर्थव्यवस्था के तौर पर, आज हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की और अगले 2 साल में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 वर्षों में 32.61 लाख करोड़ रुपए वैल्यू के 52 करोड़ से अधिक लोन दिए जा चुके हैं। और इस योजना से छोटे शहरों गांव तक कारोबार बढ़ाने के लिए कई उपलब्धियां हासिल कर रही है। स्टैंड अप योजना, दलितों और महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए विशेष कर्ज यानी कि वो ऋण प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही साथ बैंकिंग योजनाएं जो हैं उसके तहत 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन मिलता है। लोन 7 वर्ष में चुकाया जा सकता है और 18 महीनों में इसका मैरोटियम पीरियड होता है। महिलाओं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप योजना चलाई जा रही है और इसके तहत महिलाओं और SC/ST वर्ग के उद्यमियों को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। कई क्षेत्रों में दिया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, कृषि से जुड़े बिजनेस हो या फिर ये लोन 18 महीनों के अधिकतम मैरिटाइम पीरियड के साथ 7 वर्ष में आप
चुका सकते हैं। आइए अगली योजना की बात करेंगे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। युवाओं को कौशल युक्त बनाने का बड़ा अभियान। देश में बहुत से युवा ऐसे हैं जिन्हें अब तक रोजगार नहीं मिला है। भारत सरकार इन युवाओं को लिए एक योजना की शुरुआत की और इस योजना की शुरुआत हुई 2015 में। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत करी और इस योजना के जरिए युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार की ओर से ट्रेनिंग दी जाती है। और अब आपको पता है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम भी शुरू हो चुकी है। 40 क्षेत्रों में सरकार की ये योजना के जरिए ट्रेनिंग दी जाती है और इतना ही नहीं, ट्रेनिंग पूरी होने के बाद युवाओं को एक स्किल सर्टिफिकेट भी जारी किया जाता है। तो इसके अलावा आपको बता दें कि 8,000 रुपए का स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है। तो सरकार की स्टैंड अप योजना बेहद ही महत्वपूर्ण। आइए एक और योजना की बात करें, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। किस तरीके से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए दुनिया को एक बड़ा संदेश दे रहे हैं कि हम अपने युवाओं को किस तरीके से स्किल्ड बना रहे, कौशल बना रहे। स्वच्छ भारत अभियान, ये सिर्फ एक अभियान नहीं, ये क्रांति लाया है इस पूरे देश में। स्वच्छता का असर स्वास्थ्य और लोगों की सुरक्षा पर भी पड़ता है, ये हम सबको पता है। और इस मिशन के तहत सभी क्षेत्रों पर इस योजना ने अपना असर डाला है। निम्न और मध्यम आय वाले क्षेत्र भी इससे प्रभावित हुए हैं और स्थानीय सरकार और लोगों के बीच सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वच्छ भारत मिशन ने ग्रामीण क्षेत्रों में असर दिखाया है। मिशन के तहत यह सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया गया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का अंतराल कम हो और उपलब्ध सेवाएं बराबर तौर पर मिले। तो स्वच्छ भारत अभियान भी देश की एक क्रांतिकारी योजना रही, एक ऐतिहासिक कदम रहा इन 11 फैसलों में से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिया गया। एक और योजना की बात करेंगे, ये 8वीं योजना, ऐतिहासिक योजना सौभाग्य बिजली योजना। अब इस योजना के तहत क्या हो रहा है कि हर इच्छुक घरों तक बिजली कनेक्शन योजना का मुख्य उद्देश्य, इस योजना का एक मेन एम है, मेन गोल है देश के उन गरीब और पिछड़े परिवारों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना जो अभी भी बिजली के लाभ से वंचित रहे हैं। आप जानते हैं 2014 में किस तरीके से गांव-गांव तक बिजली नहीं पहुंच रही थी, लेकिन अब आप देखिए गांव-गांव में बिजली पहुंच रही है, हर नल से जल पहुंच रहा है, वो भी स्वच्छ। देश के कई राज्यों में लाखों परिवारों को बिजली कनेक्शन दिए जा चुके हैं। और इसके अलावा किस तरीके से सौर ऊर्जा के साथ भी उन्हें जोड़ा जाए, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। और इस योजना का मुख्य लक्ष्य यही है कि हर घर बिजली पहुंचे। आइए एक और योजना की बात करते हैं, पीएम स्वनिधि योजना। अब प्रधानमंत्री ये तो कह रहे हैं कि गरीब और वंचितों के लिए हम योजनाएं पहुंचाएं, लेकिन वो स्ट्रीट वेंडर्स, उनके लिए भी चाहते हैं कि वो भी आसानी से उनको कर्ज मिले और इस तरीके से वो कर्ज लेकर अपनी जो आय है उसको किस तरीके से दोगुनी कर सके, उस आय को कैसे देश के समाज के लिए, उत्थान के लिए लगा सके। तो रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वनिधि योजना को लॉन्च करके रेहड़ी पटरी लगाकर अपनी रोजी रोटी चलाने वाले लोगों का जीवन भी आसान कर दिया है। काम के लिए, छोटे कर्ज के लिए उन्हें परेशान अब नहीं होना पड़ता। 25 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। और आपको याद है ना वो कोरोना काल जिसमें सबसे ज्यादा असर इन रेहड़ी पटरी वालों पर पड़ा था, विक्रेताओं पर पड़ा था। अब उनकी आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत करी। 2020 जून का यही महीना था जब इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी की वजह से जिन स्ट्रीट वेंडर्स के सामने रोजी रोटी एक बड़ी चुनौती बन गई थी, वे फिर से अपना काम किस तरीके से शुरू कर सके, किस तरीके से अपनी जिंदगी को वापस पटरी पे ला सके। तो स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। आइए 10वीं योजना, बड़ी महत्वपूर्ण योजना, स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ी योजना। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है। स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती थी 2014 में। अब 2025 में जब हम पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल पूरे कर चुके हैं, आयुष्मान योजना सबसे पॉपुलर योजना कहें, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। 50 करोड़ से अधिक लोगों का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा और 70 साल से ज्यादा उम्र तो आप जानते हैं ना, इस आयुष्मान योजना में गरीब हो अमीर हो सब इस आयुष्मान योजना का फायदा उठा सकते हैं। तो अब तक 50 करोड़ से अधिक लोग इसका फायदा उठा चुके हैं, आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं उनके। आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना के तहत अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को बिना भेदभाव के 5 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। और साथ ही साथ आयुष्मान कार्ड और राशन कार्ड भी वितरित किए जा रहे हैं और लाभार्थी इसका भरपूर फायदा भी उठा रहे हैं। आइए ऐतिहासिक फैसलों में 11 साल के 11वें ऐतिहासिक फैसले की बात करें, जो जब 2014 में आई थी ये योजना,
बड़ी लोकप्रिय हुई थी और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री ने कहा था अब ये नारा नहीं है, ये हमारा सम्मान भी है, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। और वो जिम्मेदारी थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को भारत सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने साल 2015 में शुरू किया था, यानी कि 10 साल इस योजना को पूरे हो चुके हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि लिंग आधारित गर्भपात को रोकना, लड़कियों की सुरक्षा, उनकी शिक्षा और खेल के क्षेत्र में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लड़कियों को सशक्त बनाने का बीड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सरकार ने उठाया था। तो आपने देखा इस ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरीके से विकास और गति की ये यात्रा 11 साल में पूरी की गई है। और इस 11 साल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये अब ये जो योजना है वो कहीं ना कहीं ये योजना जो है वो अब पहुंच चुकी है संपूर्ण विकास की संकल्प से सिद्धि के दौर को ये पूरा कर चुकी है। और ये 11 साल में जो आकांक्षाएं थी वो कहीं ना कहीं पूरी की गई है जन कल्याणकारी योजनाओं की। और कहते हैं ना कि सितारों के आगे जहां और भी हैं, तो अब 11 साल के बाद लक्ष्य और भी हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार तय करना चाहती है और इन लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रही है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम जिस तरीके से विकासशील देशों का नेतृत्व भी करते हुए नजर आ रहे हैं, फिर वह चाहे वो G20 हो, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ हो, कोविड वैक्सीन मैत्री हो, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एक संपूर्ण विकास की बात कर रही है और 2047 के विजन के साथ अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस समय हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आइए सीधा उनका रुख करेंगे। शैलेंद्र, ये 11 साल अपने आप में बेहद ही ऐतिहासिक रहे, कई बुलंद और ऐतिहासिक फैसले लिए गए इसमें, और उस ऐतिहासिक फैसलों में हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र पर जोर दिया गया। देखिए भावना, 2047 तक विकसित भारत बनाना है, उसकी जो एक रूपरेखा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रख दी। और हम जानते हैं कि हर सेक्टर के लिए एक टारगेट तय किया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बखूबी जानते थे कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो नागरिक को उपलब्ध कराए बिना हम विकसित भारत की कल्पना साकार नहीं कर सकते। इसलिए जब 2014 में केंद्र में सरकार आई तो सबसे पहले जो बुनियादी सुविधाएं थी, शौचालय हो, आवास हो, इस पर ध्यान दिया गया। हमने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र सुना, 11 योजनाओं का आपने चयन किया, बहुत सारी और योजनाएं हैं, लेकिन उसमें 2 योजनाएं हम बताना चाहेंगे। किसान सम्मान निधि, किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं जिससे वो बीज खरीद सके या फिर खेतीबाड़ी के लिए जो उनको जरूरत है वो पूरा हो, जो सीधे खाते में दिए जा रहे हैं डीबीटी के जरिए, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। 4 लाख करोड़ रुपए इससे बचाए गए हैं कहा जा रहा है। और आज तमाम कल्याणकारी योजनाओं का फायदा सीधे डीबीटी के जरिए होता है, चूंकि जनधन खाते खुल चुके हैं। किसानों के लिए यह अपने आप में ऐतिहासिक योजना है। बीते 70 सालों में एक तरह से इतनी क्रांतिकारी योजना इससे पहले नहीं आई थी। और दूसरी, जब कोरोना काल आया तो अपने नागरिकों की चिंता की पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, और आज 81 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। कोरोना काल के बाद उस योजना को आगे बढ़ाया गया और फिर 5 साल आगे बढ़ा दिया गया। उसके लिए पूरा पीडीएस में बदलाव किया गया। क्रांतिकारी योजना, तो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई गरीब भूखा न सोए और देश किस तरह से आगे बढ़े, उसके लिए जो एक फाउंडेशन है वो तैयार किया गया है। सबसे अहम बात है कि कोई भी योजना जिसका ऐलान किया गया उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की गई, जो टारगेट रखा गया समय से पहले पूरा किया गया। उज्ज्वला में 5 करोड़ का टारगेट था, समय से पहले पूरा किया गया। फिर 8 करोड़ का टारगेट रखा गया, समय से पहले पूरा किया गया। और अब तो 10 करोड़ से ऊपर जो आंकड़ा आया बीते वर्ष में, उसमें हम देखते हैं आज एलपीजी जो रसोई गैस कनेक्शन की संख्या है वो 2014 के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा है, और जिसमें 10 करोड़ 33 लाख उज्ज्वला गैस कनेक्शन है, जो सस्ते दर पे उनको रिफिलिंग की सुविधा मिलती है, जो मुफ्त रसोई गैस दिया गया है। तो धुएं से आजादी मिल गई, आप देखें करीब करीब गरीब महिलाओं को। इसी तरह से आप देखें कि महिला सशक्तिकरण जिसकी आप बात करते हैं, हर स्तर पे सुनिश्चित किया गया है। जो घर चाबी दी जाती है वो अधिकांश महिलाओं के नाम पर होती है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन महिलाओं के नाम पर होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपने जिक्र किया ही, और राजनीतिक तौर पर भी जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करने का काम हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में
केंद्र सरकार ने किया है। जब नए संसद भवन का सबसे जो पहला प्रमुख कानून जो पारित किया गया, जिसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया था, नारी वंदन अधिनियम, और उसमें लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है, जो भविष्य में लागू होगा। तो ये किस तरह से न केवल सामाजिक उत्थान बल्कि राजनीतिक उत्थान, गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का सुनिश्चित करने का काम मोदी सरकार ने किया है। और जो वंचित आबादी है, जो आधी आबादी है, वो भी किस तरह से आगे आए स्टैंड अप योजना से के जरिए या फिर राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए जो कानून बनाए गए। तो ये दिखाता है कि फाउंडेशन रखा गया है विकसित भारत का और सभी को साथ लेकर चला गया है। और अब नजर है संकल्प से सिद्धि पर, 2047 तक भारत को विकसित बनाने पर। बिल्कुल, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सरकार आगे चली है। इसमें हमने देखा है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति भी भरपूर देखने को मिली है इन 11 सालों में। फिर चाहे वो अनुच्छेद 370 को हटाने की बात हो, या फिर 3 तलाक की कानून की बात हो, फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात हो, ऐसे तमाम अधिनियम इस 11 साल के कार्यकाल में लाए गए जो अपने आप में ऐतिहासिक थे और माइलस्टोन्स थे। देखिए, विधायी कामकाज को अगर आप देखें तो दरअसल फोकस इस बात पर था कि जो कानून पुराने पड़ चुके हैं, जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है, जिसे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, उस पर आगे बढ़ा जाए। और ऐसे तमाम कानूनों को खत्म किया गया। देश में एक तरह की टैक्स प्रणाली हो, जीएसटी लाया गया, क्रांतिकारी कदम हुआ। आप देखते हैं कि हर तिमाही में जीएसटी का आंकड़ा बढ़ता है। आप अगर देखें, जो बहुत दिनों से लंबित था या फिर उस पर तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से फैसला नहीं हो पाता था, चाहे वो 3 तलाक को खत्म करने का कानून हो या फिर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द करने का फैसला हो, ये सब ऐतिहासिक और साहसिक फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लिए गए। और यही वजह है कि न केवल एक तरफ अंत्योदय की जो अवधारणा है उस पर आगे बढ़ने का काम किया गया है, समाज के पायदान पर अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति, उसको सशक्त बनाने का काम किया गया है, बल्कि देश किस तरह से आगे जाए, लंबित मुद्दों को किस तरह से निपटाया जाए, उस पर भी काम हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि आप देखें, अभी जो आंकड़े आ रहे हैं कि नक्सल मुक्त पूरी तरह से भारत होने के कगार पे है। आप देखें कि एक के बाद एक सफलता मिल रही है। तो आंतरिक सुरक्षा पे हम देखें तो बहुत ऐतिहासिक सफलता मिली है। तो हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि विजन तय है, गोल तय है, टारगेट तय है, अर्जुन की नजर बिल्कुल तय है सरकार की कि 2047 तक भारत को किस तरीके से विकसित भारत बनाना है। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था तो हम बन ही चुके हैं, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की कगार पर अब हम पहुंचने ही वाले हैं। और इसके साथ साथ नए भारत के नए सशक्तिकरण के तौर पर हम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नया सवेरा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि साल 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और अन्ना द्रमुक मिलकर एनडीए सरकार बनाने वाले हैं। कल मदुरई में हुंकार भरते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में अमित शाह ने मौजूदा स्टालिन की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह कार्यकर्ता सम्मेलन डीएमके सरकार के पतन की शुरुआत का प्रतीक होगा। मिशन तमिलनाडु, मदुरई में गरजे अमित शाह। 2026 में तमिलनाडु में बनेगी एनडीए सरकार।
जनता हटाएगी द्रमुक सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मदुरई में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2026 में तमिलनाडु में भाजपा अन्ना द्रमुक के गठबंधन की सरकार बनेगी और जनता द्रमुक को सत्ता से हटाएगी। अमित शाह ने रविवार को तमिलनाडु के मदुरई में भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित किया, जिसमें प्रदेश भर से सैकड़ों कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस बैठक में तमिलनाडु बीजेपी के राज्य, जिला, मंडल स्तर के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। शाह का यह दौरा 2026 में होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारियों को मजबूत करने और पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को और भी ज्यादा सशक्त बनाने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इस मौके पर अमित शाह ने द्रमुक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि साल 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और अन्ना द्रमुक मिलकर एनडीए सरकार बनाएंगे। 2026 में इस तमिलनाडु में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके की सरकार बनने जा रही है। ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अमित शाह डीएमके को नहीं हरा सकते। स्टालिन साहब, आप सही कहते हो, मैं डीएमके को नहीं हरा सकता, मगर तमिलनाडु की जनता डीएमके को हरा सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का करारा जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सेना के पराक्रम की सराहना की। पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की, धर्म पूछकर हत्या की, और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को सफाया करने का काम किया है। इससे पहले अमित शाह ने मदुरई स्थित मीनाक्षी मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दर्शन पूजन की तस्वीरें साझा कर लिखा कि आज मदुरई के प्रतिष्ठित मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला। राष्ट्र की निरंतर प्रगति और हमारे सैनिकों की भलाई के लिए मां से आशीर्वाद मांगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात मौसम की कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली समेत राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जैसे मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 3 से 4 दिन भी कोई राहत के आसार नहीं है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक चिलचिलाती गर्मी पड़ने वाली है। राजस्थान के 7 शहरों का पारा 45 डिग्री के पार दर्ज किया गया है। 47.4 डिग्री के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा। आने वाले दिनों में पारे में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में अगले 3 दिन तक अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री दर्ज होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहीं कहीं हीट वेव और तेज हीट वेव चलने की आशंका व्यक्त की है। साथ ही बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में इस दौरान तेज धूल भरी हवाएं भी चल सकती हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में आज और कल हीट वेव की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दक्षिण पश्चिम और पूर्व उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली में आने वाले दिनों में गर्म हवाओं का प्रकोप बढ़ सकता है। तो हीट वेव का प्रकोप कई राज्यों में इस समय पड़ता हुआ नजर आ रहा और ये गर्मी खूब सता रही है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में गर्म हवाओं का प्रकोप है। वहीं बात करें बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल की, यहाँ भी मौसम गर्म रहने वाला है और ह्यूमिडिटी का सामना करना पड़ सकता है आपको। पहाड़ी राज्यों की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में रविवार को राज्य भर में तेज धूप खिलने से औसतन अधिकतम तापमान में 2 डिग्री का उछाल देखने को मिला है। मैदानों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मैदानी भागों में जहां पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया है, वहीं हिल स्टेशनों जैसे कि शिमला और मनाली में भी गर्मी के कड़े तेवर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में 13 और 14 जून को मौसम करवट ले सकता है और राज्य के कई स्थानों पर हल्की बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। तो हीट वेव का प्रकोप इस समय प्रचंड दिखता हुआ और ये गर्मी, ये चिलचिलाती गर्मी कई राज्यों पर अपना असर डालती हुई पहाड़ी राज्य, हिल स्टेशन, शिमला और मनाली में भी गर्मी के
कड़े तेवर देखने को मिल रहे हैं। कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि हिमाचल प्रदेश में 13 और 14 जून को मौसम करवट ले सकता है। कई स्थानों पर बारिश हो सकती है और साथ ही साथ मौसम करवट बदलने के साथ सुहावना भी हो सकता है। तो एक तरफ प्रचंड गर्मी तो दूसरी ओर बारिश। जी हां, अगले 7 दिनों में पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना है। आज से 12 जून के दौरान त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी, बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं बात करें अगर 11 से 14 जून के दौरान की, तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में, और 10 से 13 जून के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी भीतरी कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश की आशंका जताई है। अगले 7 दिनों के दौरान केरल और माहे, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश संभव है। ऐसी ही संभावना तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ स्थानों के लिए भी जताई गई है। मौसम विभाग ने स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा के साथ ही मध्य प्रदेश में भी हल्की बारिश, गरज के साथ बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कोंकण और गोवा में आज हल्की और मध्यम बारिश, साथ ही गरज और बिजली गिर सकती है। बात करें अगर मध्य भारत की, तो मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के लिए भी मौसम विभाग ने ऐसी ही भविष्यवाणी की है। और इंदौर के बहुचर्चित राजा और सोनम रघुवंशी केस में आज एक बड़ा अपडेट सामने आया है। शिलांग में हनीमून मनाने गए इंदौर के दंपत्ति राजा और सोनम रघुवंशी के 23 मई को लापता होने के मामले में पत्नी सोनम रघुवंशी ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नंदगंज पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया है। पति राजा रघुवंशी का शव, आपको बता दें, 2 जून को एक खाई में मिला था। ये दोनों मेघालय गए थे घूमने। मेघालय पुलिस की विशेष जांच टीम ने राजा रघुवंशी की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। 2 संदिग्ध मध्य प्रदेश के इंदौर और एक उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले का रहने वाला है। इंदौर का यह जोड़ा हनीमून मनाने के लिए मेघालय गया था। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने आज सुबह इस मामले में एक बड़ी जानकारी देते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह बात शेयर की है। उन्होंने लिखा है कि राजा हत्याकांड में पुलिस को मात्र 7 दिनों के भीतर बड़ी सफलता हासिल हुई है। इस मामले में मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक महिला आरोपी ने खुद ही सरेंडर कर दिया है। और ये महिला आरोपी कौन? उनकी पत्नी। पुलिस का सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। संगमा ने इस त्वरित कार्रवाई के लिए मेघालय पुलिस की सराहना भी की है। तो आज का ये बड़ा अपडेट, सोनम रघुवंशी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आज सुबह उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये दोनों ही मेघालय घूमने गए थे, जिसमें पति की हत्या का मामला सामने आ रहा है। पति की लाश 2 जून को खाई में मिली थी। आइए अब आगे बढ़ लेते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने समुद्री संसाधनों पर आधारित नीली अर्थव्यवस्था यानी कि ग्रीन इकोनॉमी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। मोनाको में कल समुद्री सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने समुद्री स्थानिक नियोजन एमएसपी को ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख उपकरण के रूप में अपनाने में भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एमएसपी समुद्री संसाधनों के अनुकूल, जैव विविधता की रक्षा और तटवर्ती क्षेत्रों में आजीविका सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान आधारित ढांचा प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 14 जून तक फ्रांस, बेल्जियम और यूरोपीय संघ की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री की यह यात्रा इन देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूती मिलने वाली है। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री पेरिस और मार्सेले की यात्रा करेंगे, जहां वे फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के अपने समकक्ष मंत्री जीन नोएल बैरोट के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ये फ्रांस के वरिष्ठ नेताओं, थिंक टैंक और मीडिया से भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्री मार्सेले शहर में आयोजित होने वाले भूमध्य सागरीय रायसीना संवाद के उद्घाटन संस्करण में भी भाग लेंगे। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष काजा केलास के साथ भी रणनीतिक वार्ता करेंगे। वे यूरोपीय आयोग और यूरोपीय संसद के वरिष्ठ नेतृत्व से भी मिलने वाले हैं।
विदेश मंत्री बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और बेल्जियम के वरिष्ठ नेतृत्व से भी मिलेंगे। वे भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र का गढ़चिरौली इलाका नक्सल प्रभावित और देश के सबसे दुर्गम इलाकों में शुमार है, लेकिन अब यहां बदलाव की हवा चल रही है। जिले के कटेझरी गांव में आजादी के 77 साल बाद पहली बार सरकारी बस सेवा शुरू हुई है। सरकार के इस कदम से गांव वाले काफी खुश नजर आ रहे हैं। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता सुमेश पटेल की महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के कटेझरी गांव से ये ग्राउंड रिपोर्ट। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के गांव कटेझरी में आजादी के बाद 26 अप्रैल 2025 को पहली बार स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस पहुंची। ये सेवा आसपास के लगभग 30 गांवों को जोड़ती है, जिनमें चांदगांव, धनौरा, पेंड्री, मरूम गांव, धरेखेड़ा और खुद कटेझरी शामिल है। ये बस दिन में 2 बार गढ़चिरौली से कटेझरी के लिए चलती है। छत्तीसगढ़ सीमा से सटे इस जिले को लंबे समय तक नक्सल हिंसा और पिछड़ेपन से जोड़ा जाता रहा है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। धनौरा तहसील का ये आदिवासी बहुल गांव, जहां कभी सरकारी वाहन जाने से भी डरते थे, अब बस की आवाज से गुलजार हो रहा है। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। पहले सेवा नहीं थी आने जाने के लिए, अभी चालू हुई तो बहुत खुश है हम लोग। हमारे गांव में बस भेजने का तय किया उन्होंने, बहुत खुशी की बात है। हमारे गांव के बच्चे या हम कोई किसान महिलाएं, हम बाहर जाने के लिए हमको बहुत बोले तो तकलीफ हो रही थी। गांव के नागरिक बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि दशकों से जिस बस सेवा का सपना उन्होंने देखा वो अब साकार हुआ। पहले बच्चों को स्कूल जाने में कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, लेकिन अब सब कुछ आसान हो गया। कटेझरी थाना प्रभारी ने बताया कि पहले ये इलाका पूरी तरह नक्सल प्रभावित था, लेकिन अब सुरक्षा बलों और शासन की संयुक्त कोशिशों से हालात में बड़ा बदलाव आया। यहाँ जो पुलिस स्टेशन है कटेझरी में, वहाँ से डिमांड हुई थी कि हमें एक बस चाहिए कटेझरी के लिए, तो उनकी सेवा के लिए और वहाँ से कुछ पैसेंजर्स होते हैं उनके लिए, उनकी डिमांड पर हमने सर्वे किया और उसके बाद 26 अप्रैल 2025 से ये बस शुरू हुई है। आज़ादी के बाद ये पहली बार वहाँ उस गांव में बस जा रही है। छोटा सा गांव है, 500 के करीब वहाँ की जनसंख्या है। कभी नक्शे पर लाल जोन के नाम से पहचाने जाने वाला इलाका अब विकास की कहानी का हिस्सा बन गया। ये सिर्फ एक बस सेवा नहीं, बल्कि ग्रामीणों की उम्मीद, संघर्ष और जीत की प्रतीक बन गई है। पहल न केवल परिवहन सुविधा का विस्तारीकरण है, बल्कि ये संकेत भी है कि ये इलाका अब नक्सलवाद की छाया से बाहर आ चुका है। एक समय था जब इलाका नक्शे पर सिर्फ लाल जोन के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आज यहाँ के रास्तों पर गोलियों की गूंज नहीं, बल्कि बस के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज बदलाव, विकास की और विश्वास की है, जो अब यहाँ की हवा में खुल चुकी है। अपने सहयोगी प्रशांत और कमलेश के साथ सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। नया सवेरा में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां। कहीं मत जाइएगा। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ये विशाल है ना?
इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट जानने का कि आज कौन सी वो मुख्य सुर्खियां हैं जिन्हें आज समाचार पत्रों में जगह मिली है। अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे स्टूडियो, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, सुप्रभात। अगर आज के अखबारों की बात करें तो वो कौन सी प्रमुख सुर्खियां हैं विभिन्न क्षेत्रों की जिन्हें आज समाचार पत्रों में जगह मिली है? सुप्रभात भावना। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं। बीते 11 साल में किस तरह से आत्मनिर्भर भारत की धुरी बनी है महिलाएं। जी हां, और इसी हेडलाइन के साथ हरिभूमि अखबार ने आज पहले पेज पर इस खबर को लिया। अन्य अखबारों में भी किस तरह से 11 साल में भारत आत्मनिर्भर हुआ है उसको लेकर के खबरें प्रकाशित हुई हैं। बताया गया है कि 4.65 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। महिलाओं को शिक्षा, हुनर, रोजगार और नेतृत्व के अवसर किस तरह से मिले हैं और सशक्तिकरण से नेतृत्व तक का सफर किस तरह से पार किया गया है। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार भी मिला है और भी क्या कुछ महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के माध्यम से कदम उठाए गए हैं उसको लेकर के आज उपलब्धियों के साथ 11 साल बताए गए हैं। अगली खबर का रुख करते हैं, जिसे हिंदुस्तान अखबार ने अपना बिजनेस पेज पर यह खबर ली है और बताया है कि दोनों देशों के बीच यानी कि भारत और अमेरिका के बीच में जल्द हो सकता है व्यापार समझौता। भारत अमेरिका में कई मुद्दों पर सहमति बनी है। किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है उसको लेकर के आज खबर प्रकाशित है। दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता के प्रमुख बिंदु क्या है, भारत की स्थिति फिलहाल क्या है और ब्रिटेन को क्या कुछ मिला, अमेरिका ने यूके को किन मामलों पर रियायत नहीं दी है, उन तमाम बिंदुओं के साथ आज इस खबर को प्रकाशित किया गया है और ट्रंप का टैरिफ इस कॉलम के साथ इस खबर को लिया है। अगली खबर की बात करें तो दैनिक जागरण अखबार ने आज पहले पेज पर यह खबर ली है और बताया है कि सुखोई और S-400 को तबाह करने के पाकिस्तान के दावे की अमेरिकी विशेषज्ञ ने किस तरह से पोल खोली है। जी हां, प्रसिद्ध तस्वीर विश्लेषक डेमियन सिमोन ने कहा है कि पुरानी तस्वीरों से छेड़छाड़ कर पाकिस्तान ने किस तरह से फर्जी दावा किया और नालिया एयरबेस, जम्मू और श्रीनगर एयरपोर्ट पर तबाही दिखाने वाली तस्वीरें भी डिजिटली संपादित की जाती हैं। उन्होंने ये बताया और किस तरह से पाकिस्तान ने अपने दावे फर्जी पेश किए हैं उसको लेकर के आज ये खबर ली गई है। अगली खबर की बात करें तो आपको बताएं कि अंगदान क्यों महत्वपूर्ण है, ये खबर बताती है। आपको बताएं कि बेंगलुरु में एक ऐसे मरीज के अंगों को देश के विभिन्न हिस्सों में भेजकर 5 लोगों की जान बचाई गई है। जी हां, उनको जीवन दिया गया। चिकित्सकों ने एक मरीज का ब्रेन डेड घोषित किया और उसके बाद में अंग प्रत्यारोपित हुए। गुर्दा कॉर्नियों को हवाई मार्ग से दिल्ली भी पहुंचाया गया। तो किस तरह से अंगदान करके 5 लोगों की जान बचाई गई, उस खबर को आज अखबारों ने अपने पहले पेज पर हेडलाइन के साथ लिया है। अगली खबर की बात करें, जनसत्ता अखबार ने इस खबर को लिया है और बताया कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए 2028 से और भारतीयों को मिलेगी रोड्स छात्रवृत्ति। फिलहाल भारतीय अभ्यर्थियों को सालाना 6 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। मेधा की तलाश को लेकर के छात्रवृत्ति के लिए 18 से 23 वर्ष के छात्र आवेदन करने के पात्र होते हैं। तो आप भी अगर इस छात्रवृत्ति का लाभ लेना चाहते हैं तो जनसत्ता की आज इस खबर को आप पढ़ सकते हैं। चलते चलते एक और खबर आपको बताते हैं, जिसे नवभारत टाइम्स अखबार ने दिल्ली महानगर महाकवरेज पेज पर लिया है और बताया है कि यमुना के ईस्ट वेस्ट तटों पर बनेगा 51 किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक। जी हां, यमुना नदी के किनारे परियोजना का एरिया कितना होगा उसको भी आज एक मैप के माध्यम से बताया गया है। साथ ही कौन से प्रोजेक्ट कितने एरिया में काम करेंगे वो भी आज इस खबर के माध्यम से प्रकाशित किया गया है। संध्या, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम खबरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, वो भी बेहद कम समय में। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिका के लॉस एंजलिस में अवैध प्रवासियों के खिलाफ की गई छापेमारी की कार्रवाई के बाद हुए प्रदर्शनों से वहां हालात अब तनावपूर्ण हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद नेशनल गार्ड्स लॉस एंजलिस पहुंचे हैं। लॉस एंजलिस डाउनटाउन का पहुंचने के कुछ घंटों बाद ही नेशनल गार्ड्स का प्रदर्शनकारियों के साथ टकराव हुआ। गार्ड्स ने संघीय परिसर के बाहर बढ़ती भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। नेशनल गार्ड्स का प्रदर्शनकारियों के साथ यह टकराव लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर के सामने हुआ।
कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने ट्रंप प्रशासन से लॉस एंजलिस काउंटी में सैनिकों की गैर कानूनी तैनाती को रद्द करने को कहा। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने कहा कि ट्रंप अपने फैसलों से तनाव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की। अंदाज रहेगा फटाफट। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती करने के बाद पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक सहित कई प्रमुख बैंकों ने अपने लोन ब्याज दरों में कटौती की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ता में भारत अपने किसान के हितों की रक्षा को देगा प्राथमिकता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में महिलाएं देश में प्रगति की प्रमुख चालक के रूप में उभरी हैं और नरेंद्र मोदी सरकार ने नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं की शुरू। भारत में कारों की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी बढ़कर 4% से अधिक हो गई है, जो कि पिछले साल 2.6% थी। मई में खाद्य तेल मूल्य सूचकांक 3.7% गिरकर 152.2 अंक पर आया। पाम तेल, सोयाबीन तेल, रैपसीड और सूरजमुखी तेल सभी की कीमतों में गिरावट देखी गई। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC एरिना आज विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह से करेगा अपनी पहली यात्रा। और अब खबरें खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। विश्व नंबर 2 स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने लगातार दूसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस खिताबी जीत के साथ ही उनकी ग्रैंड स्लैम जीतने की संख्या 5 हो गई है। अल्कराज ने इटली के यानिक सिनर को शिकस्त दी। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैच की T20 सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज को 4 विकेट से हरा दिया। मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जून की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले हेनरिक क्लासन ने कहा कि वे 2027 तक चाहते थे खेलना, लेकिन बोर्ड और उनके बीच T20 लीग को लेकर नहीं बनी सहमति। भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH हॉकी प्रो लीग 2024-25 के यूरोपीय चरण में नीदरलैंड के खिलाफ सोमवार को होने वाले मैच में वापसी कर जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी। पुर्तगाल ने नेशंस लीग का खिताब अपने नाम कर लिया। मैच के विजेता का फैसला पेनल्टी शूटआउट के माध्यम से निकाला गया, जहां पुर्तगाल ने स्पेन को 5-3 के अंतर से हरा दिया। और अब बात आपकी सेहत की। कैंसर के अधिकतर मामले देर से सामने आते हैं, जिससे इलाज मुश्किल हो जाता है। आइए जानते हैं लंग कैंसर यानी कि फेफड़ों की कैंसर के बारे में और समझते हैं कि वो कौन से ऐसे कारक हैं जो फेफड़ों की कैंसर के खतरे को और बढ़ाते हैं और इससे बचाव के क्या रास्ते हैं। फेफड़ों का कैंसर दुनिया भर में सामने आने वाला सबसे आम कैंसर है। साथ ही ये उन कैंसर्स में शामिल है जिनसे बचाव किया जा सकता है। फेफड़ों का कैंसर महिलाओं और पुरुषों दोनों को प्रभावित कर सकता है। ये कैंसर मृत्यु का एक बड़ा कारण है। धूम्रपान करने वाले लोगों को फेफड़ों के कैंसर का खतरा अधिक होता है। फेफड़ों का कैंसर तब होता है जब फेफड़ों में असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। कैंसर सबसे पहले फेफड़े में बढ़ना शुरू होता है। यदि सही समय पर इसका इलाज न किया जाए या इलाज में विलंब हो तो ये कैंसर फेफड़ों से निकलकर शरीर के अन्य अंगों में फैल सकता है। सबसे कॉमन जो संकेत होते हैं, खांसी जो ठीक नहीं हो रही रूटीन मेडिकेशन से, सांस फूलने लग जाती है, खांसी में बलगम आ सकता है और कई बार बलगम में खून के कतरे अगर आते हैं तो ये कुछ इम्पोर्टेंट संकेत हैं। इसके अलावा और संकेत कभी कभी आवाज़ में फ़र्क हो सकता है या और लंबे टाइम तक बुखार वगैरह हो, वजन कम हो, ये एक कैंसर रिलेटेड संकेत हो सकते हैं। सबसे पहला जो इन्वेस्टिगेशन है चेस्ट एक्सरे होता है, ज़्यादातर चेस्ट एक्सरे। उसके बाद CT स्कैन कराया जाता है। CT स्कैन में अंदर अक्सर गांठ या जो भी कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम है दिख जाती है। उसके बाद डॉक्टर डिसाइड करता है कि
उसको कैसे अप्रोच करें। भारत में लगभग 90% फेफड़ों के कैंसर के मामले सिगरेट, बीड़ी या हुक्के पीने से जुड़े होते हैं। अन्य 10% लोगों में इस रोग का प्रमुख कारण पर्यावरण में कैंसरकारी तत्वों का मौजूद होना है। फेफड़ों के कैंसर के लक्षण आमतौर पर तब दिखाई देते हैं जब रोग गंभीर रूप ले लेता है या बढ़ जाता है। लेट पिकअप एडवांस स्टेज में होता है, इसी वजह से इसका ट्रीटमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाता। दूसरी बड़ी बात, ये लेडीज में भी अब ज्यादा बढ़ते जा रहा है। इलाज के विकल्प डिपेंड करता है कैंसर का स्टेज क्या है। जो अर्ली स्टेज लंग कैंसर है उसका सबसे अच्छा इलाज होता है ऑपरेशन करके उस कैंसर को निकाल दिया जाए। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, कई साल तक कोई रिकरेंस नहीं होता। अगर एडवांस्ड कैंसर है तब विकल्प होता है हमारे पास कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, इनमें से एक कोई या दोनों मिला के दिया जाता है। सही समय पर इलाज मिलने से कैंसर रोगी को होने वाली जटिलताओं से बचाव किया जा सकता है। आवश्यकता है कि प्रदूषण और धूम्रपान से बचाव करें, जिससे फेफड़ों के कैंसर की संभावना को कम किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं। भारत के अंतरिक्ष इतिहास में कल एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नागरिक बनने जा रहे हैं। यह ऐतिहासिक मिशन एक्सओएम 4 मिशन के तहत लॉन्च किया जाएगा, जिसे मिशन आकाश गंगा भी कहा जा रहा है। ये निजी अंतरिक्ष उड़ान 10 जून को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन C213 यान के जरिए प्रक्षेपित होगी। लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद यान 11 जून की रात करीब 10 बजे ISS से जुड़ेगा। लखनऊ में जन्मे 39 वर्षीय शुभांशु शुक्ला को जून 2006 में भारतीय वायुसेना में कमीशन मिला था। उन्होंने अब तक 2000 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव हासिल किया है और सुखोई 30, MK1, MiG-21, MiG-29, जैगुआर, हॉक, डार्नियर और AN-32 जैसे कई विमानों को उड़ाया है और परीक्षण किया है। साल 2020 में उन्हें इसरो के गगनयान मिशन के लिए चुना गया था। ये भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजना है। अपनी इस यात्रा को लेकर शुभांशु शुक्ला काफी उत्साहित है। तो भारत की अंतरिक्ष में बड़ी छलांग मिलने वाली इस तरीके से है कि शुभांशु शुक्ला जो लगभग 28 घंटे की यात्रा कर चुके हैं और 11 जून की रात करीब 10 बजे ये यान जो है जिसके साथ शुभांशु शुक्ला जुड़ने वाले हैं, ये यान जुड़ेगा ISS के साथ और पोलैंड और हंगरी के एस्ट्रोनॉट्स भी इस मिशन का हिस्सा हैं। तीनों देशों के 40 साल में पहली सरकार प्रायोजित ये अंतरिक्ष यात्रा मानी जा रही है और शुभांशु शुक्ला इसके लिए बहुत उत्साहित है। I didn't know that this is the path it is going to finally take. First fly all my life, which was a dream job for me. I was very, very happy. It is my sincere endeavor through my mission to inspire an entire generation back home in the country. I want to use this opportunity to ignite curiosity among kids. Even if this story, my story, is able to change one life, it would be a huge success for me. और नया सवेरा में अब बात मिजाज मौसम की और ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं आपके शहर का न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
नया सवेरा में वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको ले चलते हैं उड़ीसा की पुरी में आपको लेके जा रहे हैं, जहां रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रेत पर कलाकृति बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल मोदी युग को दर्शाया है। आप लीजिए इस कलाकृति का आनंद। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। प्राणायामेन पातकम् विकारं मानसं योगी प्रत्याहारेण सर्वदा धारणाभिर्मनोधैर्यं याति चैतन्यमद्भुतम् समाधौ मोक्षमाप्नोति त्यक्त्वा कर्मशुभाशुभम्। आसन से रोगों का नाश होता है और प्राणायाम से पापों का। योगी के मन के विकार प्रत्याहार से दूर हो जाते हैं। धारणा से मन में धैर्य आता है और अद्भुत चैतन्य की प्राप्ति होती है। समाधि में शुभ अशुभ कार्यों को त्याग कर साधक मोक्ष को प्राप्त करता है। Diseases are destroyed by asana and sins by pranayama. The disorders of the yogi's mind are removed by pratyahara. Dharana brings patience in the mind and wonderful consciousness is attained. By renouncing auspicious and inauspicious deeds in samadhi, the seeker attains salvation.